नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टार्ट स्मार्ट स्टडी पर। मैं हूं नरेंद्र लोधी और आप हैं मेरे साथ आज वर्ल्ड मैप क्लास नंबर 6 में, जिसमें हम देखेंगे नेपाल और भूटान के बारे में। हमारे सार्क के जो अगले देश हैं, जैसे कि हमने देखा था कि सार्क क्या है। सार्क हमारा एक संगठन था जिसमें हमारे 8 देश आते थे। नीचे आया मालदीव, फिर श्रीलंका, फिर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो जिसमें से हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में पढ़ लिया था। तो आइए आज से हम और आगे के देशों के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा सार्क का जो अगला देश आ जाता है वो आ जाता है नेपाल। पिछली क्लास में हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में देखा था। आज हम देखते हैं नेपाल और भूटान के बारे में, आगे के देशों के बारे में आज पढ़ते हैं। तो पहले देख लेते हैं अपन नेपाल के बारे में। नेपाल कहाँ है, लोकेशन यदि हम देखो तो ये जस्ट भारत के ऊपर, भारत के कंधे पर बैठा है कौन, नेपाल। ये रहा नेपाल। नेपाल जो कि तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है। यदि हम देखें तो ये इस साइड से भी भारत से घिरा है, नीचे से भी भारत से, और इस साइड से भी भारत से घिरा हुआ है। यानी कि नेपाल, हम बोल सकते हैं कि नेपाल जो है वो इंडिया से तीन ओर से घिरा हुआ है। और एक ओर से वह किससे घिरा है, चाइना से घिरा है। दरअसल ये चाइना से नहीं, ये घिरा है किससे, तिब्बत से। ये घिरा हुआ है ऊपर से किससे, तिब्बत से। ये वाला जो क्षेत्र है वो है क्षेत्र कौन, तिब्बत। तिब्बत पहले एक देश था, लेकिन चाइना ने इस पर 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तो ये भी क्षेत्र किसका होगा, चाइना का होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ऊपर वाला क्षेत्र किससे घिरा हुआ है, चाइना से घिरा हुआ है। नेपाल तीन ओर से भारत से और एक ओर से चाइना से घिरा हुआ है। नेपाल पूरी तरीके से लैंड लॉक कंट्री है, भूमध्य देश है। भूमध्य देश क्या होता है, जिसके पास अपनी समुद्री सीमा नहीं होती। वह जो देशों से घिरा हुआ हो उसे हम लैंड लॉक कंट्री या भूमध्य देश कहते हैं, जिसके पास अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं होती। अब हम नेपाल की कुछ मेन महत्वपूर्ण तथ्य या मेन मेन पॉइंटों के बारे में देखें तो नेपाल, जिसकी राजधानी आती है काठमांडू। काठमांडू कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल पूरी तरीके से भूमध्य देश है। यह लैंड लॉक कंट्री है, चारों ओर से यह देशों से घिरा हुआ है। इसकी अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसके यदि हम प्रमुख शहरों की बात करें तो इधर आ जाता है जनकपुर। जनकपुर जहां पर सीता जी का पालन पोषण हुआ था। उसके बाद आ जाता है लुम्बिनी। लुम्बिनी यहाँ पर महात्मा बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ था। और नीचे में आता है विराटनगर। विराटनगर क्या है, विराटनगर नेपाल का एक औद्योगिक शहर है जो कि नीचे बसा हुआ है। और उसके बाद आए थे काठमांडू। काठमांडू में विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर है, जो वह मंदिर का नाम है पशुपतिनाथ जी का मंदिर, जो कि नेपाल में है। यह विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है। पशुपति, पशु मतलब जीव जंतु है, और पति मतलब उनकी रक्षा करने वाला, यानी कि यह शंकर भगवान जी का मंदिर है, जो कि नेपाल में है। विश्व का प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं दर्शन करने के लिए। अब यदि हम नेपाल की भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा उसके बगल में पाकिस्तान, इधर आ जाता है अफगानिस्तान। ये जो पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत। ये पूरा आ जाता है हिमालय पर्वत। तो नेपाल की यदि हम स्थिति देखें तो ये यहाँ पर बसा हुआ है नेपाल। नेपाल पूरी तरीके से पहाड़ी क्षेत्र है। यह पूरा पर्वतों पर ही बसा हुआ है। नेपाल में पूरा पूरा पहाड़ भरा हुआ है। नेपाल पहाड़ पर होने के कारण यह नेपाल भी पहाड़ पर है। और ये वाला क्षेत्र जो कि तिब्बत है, जो इनने इस पर कब्जा कर लिया है, ये भी पूरा क्या क्षेत्र है, ये भी पूरा तरीके से पहाड़ी क्षेत्र है। तो नेपाल से निकलने वाली नदियां इधर ना बहकर किधर आ जाती हैं, भारत में, क्योंकि भारत नेपाल से नीचे है। भारत पूरी तरीके से यहाँ पर समतल मैदान है। नेपाल भारत से ऊपर होने के कारण नेपाल से निकलने वाली नदियां कहाँ पर आ जाती है, भारत में आ जाती है। जैसे कि प्रमुख नदी आ जाती है काली नदी, गोमती, गंडक, कोसी, कमला, बागमती जैसी नदियां नेपाल से निकलकर कहाँ आ जाती है, भारत में आ जाती हैं। तो ये भारत में आकर गंगा की सहायक नदियां बनकर यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, नेपाल से निकलने वाली नदियां। यही वाला क्षेत्र पड़ जाता है यूपी और बिहार वाला क्षेत्र। इधर पर आ जाता है बिहार और एक यहाँ पर आ जाता है यूपी, जो कि भारत के दो राज्य हैं, यूपी और बिहार। बिहार का यदि हम नक्शा देखें तो ये रहा बिहार। बिहार के जस्ट ऊपर ये वाला क्षेत्र आ जाता है नेपाल। नेपाल से निकलने वाली कई नदियां यूपी और बिहार से होते हुए गंगा की सहायक नदियां बनकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। इनमें से एक नदी है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से निकलकर
बिहार से निकलकर नेपाल बिहार से होते हुए गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी जो कि नेपाल से निकलती है, नेपाल ऊंचाई पे होने के कारण यह कोसी नदी नेपाल से जब निकलती है तो बहुत तीव्र गति से निकलती है, बहुत तेज स्पीड से निकलती है, जिसके वजह से यदि इसके डायरेक्शन में थोड़ा सा बदलाव आया तो यह बहुत दूर जाते जाते अपना पूरी दिशा को बदल लेती है। तो कोसी नदी जैसे कि यदि यह इस साल इस वाले क्षेत्र से होते हुए गुजरी तो यह इसकी गति में ज्यादा रफ्तार रही और इसने अपना थोड़ा सा डायरेक्शन बदल लिया तो पिछले साल ये अपना पूरी दिशा ही बदल लेगी। तो नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी इस बार इधर से बही है तो अगली बार वह इस डायरेक्शन में बहेगी, और यदि उसके डायरेक्शन में और बदलाव होगा तो वह पिछली साल और कहीं से बह जाएगी। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वह कभी कभी उस क्षेत्र से गुजर जाती है जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर कभी कभी बाढ़ आ जाती है। अब नेपाल के यदि हम फिजिकल मैप को देखें तो ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये पूरी तरीके से पहाड़ों से भरा हुआ है नेपाल। नेपाल में पूरी तरीके से पहाड़ है, लेकिन इनके इसके नेपाल की जो भारत की तरफ से नीचे वाली जो बाउंड्रीज है, नीचे वाली सीमा है, इधर पर थोड़ा थोड़ा समतल मैदान है। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये पूरा ये नेपाल का समतल मैदान है जो कि नीचे भारत की तरफ है। अब हम नेपाल के यदि प्रमुख चीजों को देखें, जैसे कि नीचे में आता है ये रहा विराटनगर। विराटनगर की क्या है, ये एक औद्योगिक शहर है। इधर में आता है जनकपुर। जनकपुर यहाँ के एक राजा थे, राजा जिनका नाम था राजा जनक, जो जिन्हें बिहार के सीतामढ़ी से मिली थी सीता मैया। राजा जनक सीता मैया को लेकर सीतामढ़ी से लेकर जनकपुर ले गए थे, यहाँ पर उनका पालन पोषण किया था। यह जनकपुर के राजा थे जनकपुर। उन्हें ये रहा बिहार, नीचे वाला क्षेत्र ये पूरा आया था बिहार। यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है सीतामढ़ी। राजा जनक को सीतामढ़ी से मिली थी सीता मैया, वह उन सीता मैया को जनकपुर ले गए थे और यहीं पर उनका पालन पोषण किया था। नेपाल में यदि हम कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में देखें, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में है। नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो कि नेपाल और चाइना की सीमा के मध्य में है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट जो कि कहाँ पर है, नेपाल में है। और एक और प्रमुख पर्वत है मेकालू, जो कि वह भी कहाँ पर है, नेपाल में ही है। ऐसी प्रमुख चोटियां नेपाल में पूरी यहाँ से पूरब से लेकर पश्चिम तक भरी हुई हैं, जो कि हम जब हिमालय बढ़ाएंगे तब हम इन चोटियों का पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर क्रम क्या है ये सब पढ़ाएंगे। एक और पर्वत चोटी आती है कंचनजंगा पर्वत, जो कि भारत में है। भारत का यहाँ पर एक राज्य है सिक्किम, सिक्किम में है कंचनजंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है लगभग 8,848 मीटर। अब हम नेपाल के कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर खेती तो होती नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से नेपाल कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जड़ी बूटियां ज्यादा होती हैं और टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। और यहाँ पर ठंड ज्यादा होने के कारण यहाँ के लोग कैसे होते हैं, इनकी हाइट कैसी होती, कम हो जाती है। यहाँ की जो जनजाति है वह बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है गोरखा जनजाति, जो कि लड़ाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गोरखा जनजाति कहाँ पर है, नेपाल में है। अब हम अपना अगला देश देखते हैं जिसका नाम है भूटान। भूटान कहाँ पर है, ये भूटान जस्ट नेपाल के बाजू में है। ये रहा इंडिया, ये रहा नेपाल, नेपाल के जस्ट बाजू में है भूटान। भूटान यह भी पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री है, ऊपर से ये चाइना से और तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है। दरअसल भूटान पहले तिब्बत से घिरा हुआ था, क्योंकि तिब्बत पहले अलग देश था, लेकिन चाइना ने इस तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कब, 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। और यहाँ पर जो लोग रहते थे, तिब्बत के जो लोग थे, जैसे कि कोई एक फैमिली है जिसमें 4 लोग हैं, तो एक को इधर फेंक दिया, एक को इधर और एक को इधर, एक को इधर, चारों को अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर तिब्बत में रहने वाले लोग ही नहीं बचे। तो तिब्बत कोई विरोध करने वाला नहीं बचा, और विरोध करने वाला नहीं बचा तो चाइना का इस तिब्बत पर कब्जा हो गया। अब यदि हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये रहा इंडिया, इंडिया के जस्ट ऊपर ये रहा नेपाल, और नेपाल के जस्ट बगल में ये रहा भूटान। नेपाल और भूटान पूरी तरीके से पहाड़ पर ही बसे हुए हैं, और ये रहा तिब्बत वाला क्षेत्र जो कि पूरी तरीके से पहाड़ है। तो चाइना ने जैसे ही तिब्बत पर कब्जा किया तो भूटान को लगा
कि कहीं एक तो हम वैसे ही छोटे हैं, चाइना कहीं ऐसे ही हम पर भी कब्जा ना कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को भी कहीं अलग अलग दिशाओं में फेंक देगा, यहाँ पर भी कोई विरोध करने वाला नहीं बचेगा और भूटान का आसानी पर भूटान पर कब्जा हुआ है चाइना का। तो भूटान ने फिर भारत से मदद मांगी, तब भूटान ने भारत से मदद मांगी कि इंडिया हमारी मदद कीजिए, कहीं चाइना हम पर भी कब्जा ना कर ले। तब भारत ने कहा कि आप हमें मिल जाइए। तब भूटान ने कहा ठीक है हम मिल जाते हैं, लेकिन भूटान में एक दिक्कत क्या थी कि यहाँ पर जो शासन है वह राजाओं का शासन चलता था और इंडिया में इस समय लोकतंत्र का शासन था। इस कारण से इन दोनों में बात नहीं बन पाई, क्योंकि ये चाहते थे कि यहाँ पर हमारे पास राजा का ही शासन रहे, लेकिन इंडिया में लोकतंत्र का शासन है तो यहाँ पर राजाओं का शासन कैसे चलेगा, इसलिए भूटान भारत में नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भारत ने कहा इसका एक मध्य में जो रास्ता है वो यही है कि तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। तो भूटान ने कहा ठीक है हमारी रक्षा आप करना। तो भूटान में जो सेना है वो भारत की है, भूटान की रक्षा हमेशा भारत करता है, इसकी जो बाउंड्रीज पर सेना खड़ी है वो भारत की खड़ी हुई है। तो भूटान पर की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, भारत की है। भारत भूटान की रक्षा इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि यदि चाइना यहाँ पर आ जाता गलती से, तो यहाँ पर जो भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, जो कि ये पतला सा रास्ता दिख रहा है, इसको कहा जाता है चिकन नेक। तो यदि चाइना यहाँ पर आया था तो चाइना इस पर कब्जा करके भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों से अलग कर देता, जिसकी वजह से ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य भारत से बिछड़ जाते हैं। इसलिए भारत चाइना को अपने ज्यादा नजदीक नहीं आने देता इस वाले क्षेत्र में। तो भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, भारत की है। भूटान में यदि हम प्रमुख बिंदुओं को देखें, भूटान की यदि हम महत्वपूर्ण चीजों को देखें, तो भूटान जिसकी राजधानी आती है थिम्पू, इसकी जो मुद्रा है वो भूटानी नगुल्टम है, इसमें भूटानी नगुल्टम मुद्रा चलती है। इसका जो प्रसिद्ध शहर है वो पारो है, जो कि यहाँ पर है। बिजली घर, यदि हम भूटान में परियोजनाओं की बात करें तो यहाँ पर 3 परियोजनाएं हैं, ताला परियोजना, चूखा, कुरीछू। एक आ जाती है ताला परियोजना, दूसरी आ जाती है चूखा परियोजना और तीसरी आ जाती है कुरीछू परियोजना। ये तीनों परियोजनाएं, ये जो तीनों डैम हैं, इनको भारत ने बनाया है भूटान में। भूटान में ये तीनों परियोजनाएं भारत ने बनाई हैं अपने खर्च से, और इनसे बिजली पैदा की जाती है। यह बिजली भूटान में रह रहे लोगों के पास भेजी जाती है और उनकी पूर्ति होने के बाद जो बिजली बच जाती है उसको भारत खरीदता है, में नहीं लेता है। तो यह है भारत जो अपने पड़ोसी देशों का बहुत बेहतरीन तरीके से ख्याल रखता है। भूटान इसमें यदि हम इसका फिजिकल मैप को देखें तो भूटान के जस्ट ऊपर वाला क्षेत्र देखें तो ये पूरी तरीके से पहाड़ से भरा हुआ है। नीचे वाला जो बाउंड्रीज वाला क्षेत्र है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समतल मैदान है। तो यहीं पर एक प्रमुख पर्वत है जिसका नाम है काला पर्वत। काला पर्वत कहाँ पर है, काला पर्वत भूटान में है। भूटान को तड़िक झंझावत वाला या लैंड ऑफ थंडर बोल्ट वाला देश भी कहा जाता है, क्योंकि भूटान में जो पर्वत है, जो पहाड़ियां हैं, वो बहुत ऊंचाई पर हैं। जब भी यहाँ से बादल गुजरता है तो इन पर्वतों से टकराए बिना जाता ही नहीं है। जब भी इन पर्वतों से टकराता है तो बहुत तेज आवाज करता है, इसलिए भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट वाला देश भी कहा जाता है या इसे तड़िक झंझावत वाला देश कहा जाता है। तो हमने अपने सार्क संगठन के 2 देश और नेपाल और भूटान के बारे में देख लिया है। अब अगला अपना बच जाता है बांग्लादेश, जो कि सार्क संगठन का सबसे लास्ट वाला देश है। सार्क में जो देश आते हैं मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बांग्लादेश लास्ट देश बच गया है जिसको हम अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।